नमस्कार दर्शकों, स्लो जिंदगी पर आप सबका स्वागत। आज मेरे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, मुझे ऐसा लगता है आप उन लोगों में से हैं, बड़े कम लोग को भगवान ऐसा देते हैं कि जिन्हें सिर्फ जीवन देखना है, समझना है और ऑब्जर्वेशन देखनी है, कहानियां जाननी है, सुननी है और उसको डॉक्यूमेंट करना है, और दूसरों का जीवन खासकर। तो यह भी जरूरी है। आप बिहार पूरा घूम के आए, पॉलिटिकल वजह रही है, चुनाव रहा है, वो सब अपना मैटर है, अपनी जगह बहुत बात होगी सबके बारे में। उससे इतर बिहार में क्या दिखा? और सबसे मेन बात बाबा जी कि जैसे योगी जी आते हैं, माफिया राज खत्म करते हैं 7 से 12 के बीच, सॉरी 17 से 22 के बीच में, और फिर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं, इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश को डालते हैं। नीतीश तो 2005 में ही माफिया राज खत्म कर रहे थे, कर दिया था 2010 तक, और काफी हद तक लालू का जो जंगल राज है उसको होल्ड कर रखा है। पर ना इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ एक ठहर क्यों गया है बिहार एक जगह पर आकर? सर देखिए, यूपी और बिहार की कुछ समस्याएं कॉमन है। 2005 में ही उन्मूलन कर दिया था। 2005 से 10 वाले चुनाव पीरियड में माफिया का उन्मूलन किया, लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया, जंगल राज, वहां तो इतना भयानक जंगल राज था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद अच्छा, वो जंगल राज यूपी में तो आके सुधरा है योगी के राज में। दैट मीन्स 2020 के आसपास, मुझे याद है 2005 में ही सड़कों का निर्माण शुरू हो गया था, और 2007-8 के आसपास हम बिहार गए थे। हमारी आंखें फटी रह गई थी बिहार की सड़कें देख के। तो उस वक्त मैंने कहा था यार, बिहार तो हमसे बहुत आगे निकल गया मात्र 3 साल में। उस वक्त यहां पे चरम था, पराकाष्ठा थी एनआरकी की। 6 घंटे बिजली आती थी। तो सर बिहार हैड ए हेड स्टार्ट। मतलब समझ लीजिए कि रेस में बिहार हमसे 800 मीटर की दौड़ में 100 मीटर आगे खड़ा था। पर सर वो जो लीड थी वो बिहार ने खो दी। तो यूपी भी इस समस्या को झेल रहा है। उसका कारण क्या है? आज आप यूपी बिहार में माफिया राज खत्म कर दीजिए, पर एक डर इंडस्ट्रियलिस्ट को बना रहता है कि यार कल को फिर ललुआ की पार्टी आ गई तो क्या होगा, कल को फिर ये अखिलेश की पार्टी आ गई फिर क्या होगा। आप जानते हैं अखिलेश की पार्टी को आज आप वापस बिहार में ले आइए, 1 घंटे में वापस बैक टू स्क्वायर वन न कर दे तो 1 घंटे यूपी में। में यूपी में यूपी में अखिलेश जी 1 घंटे में वापस जंगल राज ला देंगे, लूटपाट शुरू हो हाँ, या जाएगी। हमें याद है सर 2012 में जब जीते था अखिलेश और उसका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो शपथ ग्रहण समारोह में ही नंगा नाचो दंगा चालू हो गया था। हाँ, नहीं, मुलायम सिंह की तो खासियत रही ना, शपथ ग्रहण में 20 मिनट के अंदर, शपथ ग्रहण के 20 मिनट के अंदर नकल अध्यादेश को रद्द किया था। तो ये जो गाड़ियां कल्याण सिंह के राज में 2.5 साल से, मुझे याद है सैदपुर थाने में जो गाड़ियां 2.5-3 साल से सड़ रही थी, वो जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन चमचमाती हुई सड़क पर दौड़ रही थी। एक लाल जीप खड़ी रहती थी सैदपुर थाने में। तो सर जो बाहर बैठा हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनको पिछले 10 साल से कन्विंस कर रहा हूं कि अगर आपको सचमुच जीवन में ग्रो करना है और बिजनेस करना है तो यूपी में इंडस्ट्री लगाइए। वो हमेशा, आप जानते हैं उनको, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, अरे भैया आज न है योगी जी, कल को अगर फिर से अखिलेशवा आ गया तो क्या होगा। उनका एक सिंपल सवाल है, और ये डर बिहार में और यूपी में लगातार बना रहता है। एक बेसिक अंतर आया, और मैंने देखा बिहार की सड़कें तो अच्छी हैं, पर जितने भी 4 लेन्स हैं वो एनएचएआई के हैं। जिस प्रकार यूपीडा नामक संस्था बना के यूपी ने अपने प्राइवेट एक्सप्रेसवेज बनाए, वो गडकरी से अलग काम था। उसकी शुरुआत बहन जी कर गई थी
यमुना एक्सप्रेसवे, उसके बाद अखिलेश ने बनवाया लखनऊ एक्सप्रेसवे, अब योगी जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सर उसके किनारे किनारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने का जो प्रावधान रखा यूपीडा के एक्सप्रेसवेज के बगल में, ऐसा कोई एक्सप्रेसवे बिहार में है ये नहीं, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है आज बिहार में। तो और सर बात यह है कि बिहार ने इंडस्ट्री को इनवाइट करने के लिए कोई ऐसी योजना वो आज तक 20 साल में लाए ही नहीं। एक तो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाए बाहरी लोगों के लिए, और नंबर 2 कोई इंडस्ट्रियल नीति ही नहीं है। अच्छा, तीसरी एक चीज सर, मुझे आपको या किसी पंजाबी को किसी गुजराती को बिहार में इंडस्ट्री लगाने में डर लगेगा, जो लोकल बिहारी उसको नहीं लगेगा। तो बिहार कुड डू वंडर्स इन एमएसएमई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो लग सकती थी ना, पर उसके लिए आपको बिहार में स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर पहला, दूसरा एक औद्योगिक नीति बनानी पड़ेगी जो अब तक बिहार में नहीं बन पाई है। इसलिए बिहार में इंडस्ट्री नाम की कोई चीज अभी तक, हाँ इस बार बेगूसराय जब हम गए तो वहां पे सर एक पूरा रिलायंस की एक पूरी टाउनशिप खड़ी होती देखी मैंने, बरौनी और बेगूसराय के बीच में साइड में। इसके अलावा वहां एथेनॉल के प्लांट लग रहा है। तो इस वक्त बेगूसराय को बिहार का इंडस्ट्रियल जोन कहा जाने लगा है, जबकि सिर्फ 3-4 मेजर इंडस्ट्रीज हैं। पहले एक बरौनी वाली रिफाइनरी वहां पहले से थी। तो अब देखिए हो सकता है कुछ सुधार आए अगले 5 सालों में, पर अभी तक तो बिहार इंडस्ट्री के मामले में फिदड्डी साबित हुआ है। बाबा जी, क्या इसका यह भी एक कारण है कि ये जो यूपी बिहार को समाजवाद का एकदम लेबोरेटरी बना के जो नस नस में समाजवाद डाल दिया गया है कि जो करेगी सरकार करेगी, सरकारी नौकरी ही करना है, क्योंकि यहीं के तो बच्चे बैठ के सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली में करे, चाहे प्रयाग में करे, चाहे कहीं बैठ के करे। सबसे ज्यादा ये लोग सरकारी नौकरियों की इच्छा जो बच्चों में है, भाई एंटरप्रेन्योरशिप यंगस्टर्स में कहाँ, यंगस्टर्स में ही तो आएगा ना। 40 साल 50 साल का आदमी थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, उसमें भी बड़े रेयरली कुछ लोग करते हैं। तो ये जो नई जनरेशन कम से कम जो आजकल मोबाइल पूरा एक्सेस है, देख रही है कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है, ये सारी बातें हैं, तो वो तो किस प्रकार से ये जो क्यों वहां की नए यंगस्टर से भी तो आपकी बातचीत हुई होगी, क्या उनमें यह जील है, क्या उनमें यह एक बात आती है कि नहीं यार कुछ करेंगे अपने शहर में ही करेंगे, यहीं कुछ व्यापार करते हैं, कुछ सेटअप करते हैं, कुछ लगाते हैं, क्योंकि फर्टाइल भूमि है, खेती है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं धान। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्ती की, बहुत बहुत टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके कोई फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आज बहुत सारे काम, जो मखाना है वहीं से उग रहा है, प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है, वर्ल्ड ओवर जा रहा है। बहुत सारे ऐसे ही, आप अगर खेती के ही या फूड प्रोसेस्ड या प्रोसेस फूड का, मतलब अगर इस प्रकार से भी कार्य करें तो आराम से कर सकते हैं। या इसमें भी समस्या है, या ये समाजवाद जो है ये एकदम बस गया है कि जो करेगी सरकार करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो समस्या है पूर्वांचल में अभी भी। देखिए मैं एक बात मानता हूं कि जो नेता और जो सरकार अपने युवाओं को नौकरी का झांसा देती है या नौकरी का वादा करती है, वो अपनी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, पंगु बना रही है। बल्कि चाहिए कि नेता उठे और खड़ा हो जाए कि एक भी नौकरी नहीं देंगे, तुमको कोई नौकरी नहीं देगा, अपना रोजगार का सृजन स्वयं करो और नौकरी देने वाले बनो। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, सर मैं एक बात बताऊं, आज अगर आप पंजाब में चले जाएं, रेलवे के जितने एम्प्लॉयज जो नए भर्ती हुए हैं पिछले 10 साल में, 90% बिहारी। क्यों? बिहारियों को भैया महारत हासिल है सरकारी एग्जाम निकालने में। ग्रुप सी और ग्रुप डी और एसएससी, ये 3 लेवल की एग्जाम तो एक चुटकियों में से हल कर लेते हैं और सबसे ज्यादा नौकरी पाते हैं। गुजरात देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, दिल्ली कहीं भी देख लीजिए, बिहारी भरा पड़ा है। क्यों?
ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम निकालने का पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है बिहार में, और लाखों युवा जब एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनको अच्छा, उनके दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि सिवाय इस सरकारी नौकरी के हमारा कोई पुरुषाल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, अगर नौकरियां मिल जाई तो ठीक, ना मिली तो कुछ ना हुई। सर, इस माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। और ये जो सरकारें वादा कर देती हैं ना लोगों से कि ये हम इतना ही, अभी जैसे नीतीश कुमार जी ने भी वादा किया है 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कहां से दे दोगे भैया 1 करोड़ नौकरी? 1 करोड़ नौकरी दोगे, उनको सैलरी कहां से दोगे? इतने संसाधन है तुम्हारे पास? तो सर, ये आपने कहा ना, जो समाजवादी जो सोच है, ये समाज को पीछे ले जाने वाली सोच है, और युवाओं को मुफ्तखोरी, और हमको कुछ न करना पड़े, बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए और उसी से जीवन कट जाए। सर, इस सोच से बिहार और यूपी दोनों को बाहर आना होगा। यूपी भी इसी सोच से ग्रस्त है कि हमको कोई उद्यम न करना पड़े। नहीं, अभी भी लोगों को व्यापार के सिलसिले में भी पूर्वांचल के लोगों को लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप मिल जाए, कोई रोड बनाने का ठेका, बिल्डिंग बनाने का ठेका, सरकार से ही जुड़ा ये हो, उनको व्यापार भी सरकार से ही जुड़ा हो। यस, वहां पर अब सरकार कह रही है कि भाई ओडीओपी में ले जाइए, अपने प्रोडक्ट बनाइए, नहीं वो अभी एक डर है, फैक्टर है, यार इसमें फैक्ट्री कैसे लगती है, फैक्ट्री कौन लगा देगा, बिकेगा कहाँ? तो वो एक जो जील है ना, वो शुरुआती थ्रेशोल्ड शायद वो बहुत सारे लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ठीक है, एक समय लगेगा, मे भी कुछ लोग करेंगे, उनकी सफलता दिखेगी, उनका पैसा दिखेगा, तो शायद इस तरफ भी लोग। अब गुजरात में मोरबी नाम का एक शहर है, छोटा सा कस्बा ही है, तो भारत की सबसे ज्यादा टाइल्स वहां बनती हैं, पर सबसे भारत का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम वाला वो शहर मोरबी, वही भारत को एक सप्लाई। हाँ, तो ठीक है, लोग कह सकते हैं कि टाइल बनाने की फैक्ट्री यूपी में नहीं, अरे कुछ तो ऐसा लग सकता है ना, कुछ तो ऐसा बन सकता है जो आपके बाकी पूरे भारत में भी आप बेच सकें, अपना ब्रांड बना के कर सकें। बहुत कुछ हो सकता है, पर वही है कि सोचे कौन, करे कौन, और आगे कौन बढ़े, जबकि जब जीवन आसानी से सरकारी नौकरी के माध्यम से चल सकता है। शायद इसके बारे में अवेयरनेस लाने का भी प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग, हम लोग भी कोशिश करते हैं। जी बाबू जी, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सर, बिहार घूम के, बिहार इज द रिचेस्ट स्टेट इन नेचुरल रिसोर्सेज, टू बी प्रिसाइज एग्रो इंडस्ट्री। जितना बड़ा स्कोप एग्रो इंडस्ट्री का, कृषि आधारित उत्पादों का बिहार में है, उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं। एक तो पानी की बहुतायत है, इसके बावजूद मुझे बताया गया कि 5 जिले पानी की समस्या से जूझते हैं। अरे यार, जहां तुम्हारे पास इतना पानी है, बरसात के दिनों में पानी ही पानी है, उसके बाद सूखा ही सूखा है, इसका मतलब आपने वाटर का मैनेजमेंट नहीं किया। पानी का अगर आप मैनेजमेंट करेंगे, आखिर कुछ तो आपको पानी के लिए करना पड़ेगा ना, उसके लिए योजनाएं लानी पड़ेंगी। मखाना जो उगा रहे हैं पानी में ही तो होता है। जितना तो मखाना उगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास पानी है, तालाब, तलैया, उस प्रकार की चीजें आपके पास इफरात में, नेचुरल है वो। जी, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। मैं आपको बताऊं, जितनी हरियाली मैंने बिहार में देखी, उतनी इंडिया में कहीं नहीं देखी। और कृषि की दुर्दशा देखी। अगर आप किसी पंजाबी का धान का खेत देख लेंगे और बिहारी का धान का खेत देख लेंगे, तो आप बिहारी को मतलब बोलेंगे तुमको तो कोई हक ही नहीं है खेती करने का, इतनी गंदी खेती करते हैं। अच्छा, बिहार पुराने समय से बिहार में, और ये जो गंगा की जो बेल्ट है ना, इसमें उपज बहुत आसानी से होती थी। लोग बताते हैं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो एक कहावत है, जगरे 4 बीघा तरी ऊपर लेता मारे फरी। मतलब ये जो तराई का इलाका या जो गंगा जी का कछार होता है, या जिस वहां पे अगर किसी का 4 बीघा खेत है, तो उसके बच्चों को जिंदगी में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे दादाजी बताते थे, हमारे बड़े बाबूजी, कि खाली गेहूं छींट के चल आवा, इतना हो जाए कि रखा की जगह न रहे। इतनी जबरदस्त उपजाऊ जमीन थी। तो भैया पूरा बिहार वैसा है। तो
पुरातन काल से बिना ज्यादा मेहनत किए उपज होती आई है। तो बिहारी कहता है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पुराने जमाने में जरूरतें कम थी, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं थी, पेट पर भोजन अरे मिल रहा है, ताल बहुत है। तलैया था, गए मछली मारा है, हाँ? ले आए। हाँ? तो सर और आज की साल में तारीख 3 में फसलें, अगर सब्जी एग्रो, वब्जी सब हो ही रहा है, लताएं चढ़ जा अरे रही सर घरों पे सब्जी, सब्जी। मैं बताऊं, मैं तो गया हूं पंजाब से और हिमाचल से, वहां जो मैंने सब्जी की बहार देखी, हे भगवान, क्या उत्पादन था और क्या क्वालिटी थी सब्जी की, और क्या रेट था। हालांकि बरसात के दिनों में सब्जी हमेशा बहुत महंगी होती, सीजनली आती परंतु है, गर्मी की सब्जियां अलग होती हैं, बरसात की अलग, हाँ, जाड़े गर्मी की की अलग। सब्जी अलग है। पर बिहार में सर सब्जी की भरमार थी। तो सर एग्रीकल्चर के मामले में अगर कोई अच्छी सरकार आके खाली बिहार में एग्रीकल्चर इंप्रूव कर दे, जैसे ये सुधार शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में किया है, उनके शासन में एग्रीकल्चर में 12% की एनुअल ग्रोथ आ रही थी, एग्रीकल्चर सर की आप ही जो उनकी बताते हैं कि सबसे अच्छा गेहूं, सबसे बढ़िया क्वालिटी का गेहूं आज की डेट में एमपी से ही आता है। जी। और मैं बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड का सबसे अच्छा धान का उत्पादन बिहार में हो सकता है, क्योंकि बिहार, अच्छा बिहार में एक चीज, अंडरग्राउंड वाटर का टेस्ट बहुत अच्छा है, पानी का जो स्वाद था ना वो बहुत बेहतरीन था, ये स्वाद आपको बाकी देश में कहीं नहीं मिलता। और अंडरग्राउंड वाटर की उपलब्धता, बाकी जगह तो है ना कि रेगिस्तान बन गया, 200 फुट 300 फुट नीचे वाटर लेवल चला गया, बिहार में ये समस्या नहीं है। इसके बावजूद बिहार में आज इरिगेशन की प्रॉब्लम है कुछ एरियाज में। बिहार में तो नहरों का जाल बिछाया जा सकता है, इतना अफरात पानी है, मतलब चारों तरफ आप पानी कह ही रहे हैं पानी कि है। बिहार में भोजन समस्या है कि संबंधित, चारों तरफ पानी के अलावा कुछ है या नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भोजन संबंधित जो कार्यक्रम है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वह लो हैंगिंग फ्रूट है, वहां से एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। और बिल्कुल उसका एक सफलता का सबसे बड़ा जो हमारा पैमाना है, या जो एक उदाहरण है हमारे पास, वो मखाना का है, वर्ल्ड ओवर फेमस हो रहा है। अब सोचिए, और धीरे धीरे आपके नेक्स्ट लेवल प्रोसेस्ड फूड जितना होता है, लेस चिप्स दिस दैट, उसको वो टक्कर दे रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात भी है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। कोई एक ऐसी ऑब्जर्वेशन समाज को लेके, वहां पर वहां के लोगों को लेकर, जो आपको लगा हो कि अरे यार, मतलब, या कोई अच्छी बात भी? सर, सर बिहार का आदमी, आम आदमी, वो शुरू से व्यवस्था के खिलाफ लड़ता आया है, उसको आदत पड़ गई है, और कानून को न मानना हम्म, उनकी एक फितरत बन गई है। हर चीज को डिफाई करना, किसी भी नियम कानून को न मानना, सर उसको अगर कोई सरकार सख्ती से इस मानसिकता को सुधार दे, और बिहारियों को खुद को विक्टिम प्ले करने की, ये जो विक्टिम हुड है ना सर, खुद को जानबूझ के दीनहीन, बेचारा, अनपढ़, गरीब, ये जो खुद की इमेज बिहारियों ने बना रखी है जानबूझ के, हम्म, इसको सुधारने की जरूरत है। जानबूझकर आप अपने आप को दीनहीन, गरीब बना के प्रस्तुत मत कीजिए। हम्म, और कुछ चीजों में, जैसे शहर सर इतने गंदे, इतने घिनौने हैं, शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अरे मुझे वो तो लगता है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था मोदी जी का, वो पूरे देश में थोड़ा हम्म, बहुत चल रहा है, पर बिहार में तो बिल्कुल घुसा ही नहीं। सर दरभंगा हम गए थे संदीप भाई, हम्म, 6 और 8 फुट की गलियां हैं पूरे शहर में, हम्म, हम्म। उस पे भी दोनों तरफ ठेला लगा है, उस पे भी दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, तो जाम नहीं लगेगा? बिल्कुल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस, व्यवस्था, प्रशासन को कोई मतलब ही नहीं है। सर इतनी गंदगी थी, इतना घिनौना शहर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जा चुका हूँ सर, पिछले साल गया था मैं, वो लगा कि एक, जबकि दरभंगा जैसा शहर, जहाँ के राजा दरभंगा का अपना एयरपोर्ट, हिस्टोरिकल सिटी, बीएचयू के लिए जमीनें दान की, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स में कितने उन्होंने डोनेशन की, उस समय लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल सब बनवाए, 150-150 साल पहले की बात।
सवा सौ साल पहले की बात, बीएचयू बनवाया उस आदमी ने। नहीं नहीं, मैं आपको और दरभंगा, और वो इतिहास आज भी जस का तस वहां है। ऐसा लगता है जैसे उसी समय में कहीं ठहर गया है दरभंगा। वही 200 साल पहले का हेड स्टार्ट लिया, बढ़ नहीं पाए। जी बाबा जी। हमारे जो व्यालोक वाणी वाले व्यालोक भाई है, मैं इनके घर रुका था। इनके जी। पिताजी वहां दरभंगा में जो एक यूनिवर्सिटी है, शायद मिथिला यूनिवर्सिटी या क्या बोलते हैं उसको, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी से रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1972 में जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो विज्ञापन निकला 1972 में 40 विभाग खुले और विज्ञापन में लिखा था कि पूरे देश से एप्लीकेशंस आमंत्रित की जाती हैं, परंतु यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट ही अप्लाई करेगा। अन्य लोग जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है वो कृपया एप्लीकेशन ही न दें। और टोटल मेरिट पे सिलेक्शन हुआ और सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट भर्ती हुए एज ए लेक्चरर प्रोफेसर। और पूरी यूनिवर्सिटी का हर लेक्चरर, हर प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी का प्रकांड विद्वान गोल्ड मेडलिस्ट था। ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और वो बताते हैं कि साहब वो यूनिवर्सिटी ने 72 से लेकर 90 तक क्या शानदार पढ़ाई होती थी। मतलब पूरे विश्व में हिंदुस्तान की मिथिला जो यूनिवर्सिटी थी, वो दरभंगा वाली, वो एक मिसाल बन गई थी। और उसके बाद हमारे लालू जी का राज आया। आज सर उसके उस बाद आया एक यूनिवर्सिटी जलजला, आया, भूकंप आया, और बाढ़ आया, पूरे बिहार का सत्यानाश कर गया। और फिर वो उसका नाम व्यवस्था था आज, लालू। और आज उस यूनिवर्सिटी में सर, उस यूनिवर्सिटी को देख के आप कहेंगे कि यार ये यूनिवर्सिटी है कि सुअर बाड़ा है। मैं हो क्या आया वहां, मेरा मूड ऑफ हो गया देख के यूनिवर्सिटी। सर मैंने दरभंगा में एक लाइब्रेरी देखी 125 साल पुरानी, आज भी चल रही। चल रही। सोचिए जब कुछ वो नहीं मैंने था भी तब देखी 125 लाइब्रेरी। साल पहले दरभंगा में वो लाइब्रेरी थी। और बड़ी अच्छी खासी लाइब्रेरी सर, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का है। मतलब तब का जो स्पेस क्रिएट था, जो पढ़ने का, किताबों का, सब कुछ था वहाँ। तो ये जब, खैर क्या ही कहा जाए। बिहार तो आज भी चाणक्य के जमाने में कहता है कि हम मत चाणक्य, मगध, तो सर बिहार को ये पाटलिपुत्र। बेसिक चीजों पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ नहीं सर, मामलों में मैं तो तो ये बिहार ने देख, बहुत अच्छा मैं किया है। सर मैं अपने, मेरे मैक्सिमम मित्र जो बिहार के हैं, क्योंकि बचपन से मैं जब पढ़ा, हॉस्टल में पढ़ा, बाहर रहा, दिल्ली पढ़ा, तो वहाँ सारे मित्र मेरे बिहार के रहे। और मैं सबको, सबका एक ही संघर्ष है सर कि जीवन में बिहार में नहीं सेटल होना, कहीं और सेटल होना। और आज भी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बेंगलोर में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बाहर विदेश में, सबके सब बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि बाहर सेटल होना है, यहाँ नहीं सेटल होना। एक ही है जो वहां सेटल है, उसके क्योंकि पिताजी का एक मिठाई की दुकान है, अच्छी खासी बड़ी मिठाई की दुकान, तो वो पटना में रहता है। बाकी बाकी किसी ने वहां बसने की सोची भी नहीं। अब परिवार रहता है वहां पे, परिवार मतलब एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो गई कि यहाँ नहीं रहना है, अगली जनरेशन को बाहर रहना। सो मच सो दैट कि 3rd क्लास के बच्चों को निकालकर सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में 3rd क्लास बोलो, 3 साल के बच्चे जो कि नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक हॉस्टल्स हैं, उसमें पढ़ाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद उनको जो है अब बाकी हॉस्टल्स में भेज दिया जाता है जहाँ पे 4th क्लास से एंट्री होती है। अपहरण का ये खौफ था कि सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में बकायदा छोटे छोटे बच्चों के हॉस्टल चल रहे थे, क्योंकि वो घर पे नहीं रह सकते थे। मैं दरभंगा के, अब मैं 2 लोग को जानता हूँ जो जीवन में कभी घर नहीं रहे, बस आते हैं जाते हैं, 3 साल की उम्र से बाहर है। क्या जीवन, क्या बचपन, क्या रहा, ये लालू ने किया, परिवार तोड़े। अच्छा, एक और बड़ा जी। मजेदार ऑब्जर्वेशन बताऊं। हम और नन्हे पहलवान हम चले गए गया शहर में। सर अगर किसी को आंख बंद करके, किसी बनारसी को आंख बंद करके और 12 घंटा सोते हुए को बनारस से उठा के गया में अगर आप छोड़ देंगे तो बनारसी पहचान नहीं पाएगा कि मैं बनारस में हूं या गया में। 100% आइडेंटिकल ट्विन जैसे होता है, ट्विन सिटी है बनारस का गया। मतलब आप पहचान ही नहीं सकते कि आप बनारस में हैं कि गया में हैं।
वही कैरेक्टर, वही गलियां, वही दुकानें, वही मिजाज, पर वही पंडित। दुर्व्यवस्था, वही सब कुछ, वही। मैं कह रहा हूं कि जैसे मेले में बिछड़ा हुआ भाई होता है ना, बनारस का एक भाई था जो मेले में बिछड़ गया और गया चला गया सर। पर जैसे मोदी जी ने बनारस का कायाकल्प किया है, गया का कोई काया, अच्छा मैंने, आई वॉज वंडरिंग, मैंने पूछा, मैंने कहा आप मुझे एक भी शहर बताइए जहां बिहार में टूरिज्म नाम की चीज हो। मुझे बता ही नहीं पाए, कोई नहीं बता पाया। मैंने बिहार में कई लोगों से पूछा, मैंने कहा अगर कोई टूरिस्ट चाहे, जैसे आज आज यूपी की सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग। अब उसके अलावा 100 और डेवलप कर रहे हैं। विंध्यवासिनी देवी, तो वो क्या नाम, अपने देवी पाटन। नैमिषारण्य, 100 ऐसे 100 और डेवलप कर रही है यूपी गवर्नमेंट। मैंने कहा तुम्हारे सर बिहार में क्या है? जमीन नाम ही नहीं। खोद के कर रही है, जमीन हाँ, खोद के कर रहे। पता, खाली अंदाजा मिल जाएगा, यहां भी हो सकाला। हाँ। तो मैंने पूछा भैया तुम्हारे बिहार में क्या है, कोई बता। फिर मैंने जब गया जी को देखा, अरे मैंने कहा यार ये है खान। अगर इस जगह को डेवलप कर दिया जाए और बेसिक कम्युनिटीज खाली क्रिएट कर दी जाए, और ट्रैफिक, क्योंकि वो भी बनारस की तरह गलियों का शहर है, छोटी छोटी सर तंग जो सड़कें हैं। धार्मिक महत्व बनारस का है, गया जी का ठीक कम वही नहीं गया है। जी का है। भाई आपका एक जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य वहां होता है, जी और ये बुद्ध से पहले का है। और बाकी बुद्ध के नाम पे तो क्या बोलते हैं, जापान और कोरिया सब आ जाते हैं पैसा लेके कि भैया कुछ कर दो। जैसे यूपी बिल्कुल, में ये भी जब कुछ नहीं था, वही। जब कुछ नहीं था सर, तब श्रावस्ती, कुशीनगर, यह सब डेवलप किए गए, वहां बकायदा एयरपोर्ट एयरपोर्ट बना कि जापान वालों का भैया प्लीज कर दो। हाँ, मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह और मायावती के टाइम की बात बता रहा हूँ, तब भी यह प्रदेश कुशीनगर और सुंदर, हम लोग बकायदा स्कूल से जाते थे पिकनिक करने के, बाद क्या सुंदर है, बढ़िया है, अच्छा है, साफ सुथरा है, सब कुछ बकायदा मैनेज करते थे वो लोग, जब यूपी में भी कुछ नहीं था। खैर, तो मेरे ख्याल उसी से तरह सर, पोटेंशियल तो है, बाबा उसी तरह बैजनाथ धाम है। बिहार में हाँ, देवघर है। सर बिहार में देवघर है। देवघर है। सर ये देवघर और गया जी, ये काशी मथुरा के बराबर के, अयोध्या जी के हम्म। बराबर के रिलीजियस टूरिज्म के स्पॉट्स डेवलप हो सकते हैं। सर मैं, एक कुछ जानने करने वाले हैं वाला मेरे, चाहिए। वो ही वो सरप्राइज्ड कहे कि हम जब उतरे और पटना से या कहाँ से, उन्होंने बताया कि देवघर तक, किसी एक शहर से उन्होंने बताया कि मतलब जनरली सड़क के बीच में कहीं कहीं खाली मिल जाता है, पर देवघर तक सड़क पर बीच में कहीं भी कुछ भी खाली नहीं था, सिर्फ दुकानें ही दुकानें थी। कारण ये है कि 110 किलोमीटर आदमी पैदल चलता है, और 110 किलोमीटर की सड़क पे बीच में आपको सिर्फ दुकानें दुकानें मिलेंगी। पैदल चलता है, जो बम सावन में जो यात्रा करते हैं, बाबा बैजनाथ धाम लेकर जाते हैं, तो लोग दो दो तीन तीन दिन तक पैदल चलते रहते हैं, रात में रुकते हैं, कुछ रुकते हैं। और ये इतनी संख्या इतनी ज्यादा होती है लोगों की कि सारी दुकानों का इकोनॉमी चल रहा होता है, और 110 किलोमीटर तक बीच में आपको एक खाली जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सड़क किनारे दुकानें जो इन लोगों की व्यवस्था करती है। तो ये एक फुल फ्लेज इकोनॉमी है। अब वही एक इसी ने बना रखा है, इसको और बेहतर कैसे करें, वो एक बनारस मॉडल आप बता रहे हैं, अयोध्या मॉडल आप बता रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति से, राजनीति के कुचक्र से बिहार को अलग करके थोड़ा सा समझने जानने का प्रयास किया गया है। आपने अपना जो भी अनुभव रहा आज हमसे साझा किया, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बात सिर्फ बिहार की नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की भी बात है। कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं और रहते हैं और बिहार की बात कर रहे हैं तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई प्रदेश बेहतर होगा, जैसा भी होगा, वही मॉडल हमारे यहाँ हो, उससे सबके जीवन पे सबको फर्क पड़ता है। तमिलनाडु वालों को फर्क पड़ता है जब बिहार वहां पहुंचता है, महाराष्ट्र वालों को फर्क पड़ता है। अगर बिहार डेवलप हो तो वही लोग वापस आए, अपने घर पे रहें, पलायन न करें, उससे सबका भला होता है। इसलिए ये चर्चाएं हम करते हैं। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।
इसकी सारे कमेंट्स हम आपके पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।